इस गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज की हमारी ये चर्चा उन दस्तावेजों और स्रोतों पर आधारित है जो ऊपर से देखने में भले ही कुछ पुराने कानूनी पन्नों जैसे लगें, लेकिन असल में वे हमारे रोजमर्रा के जीवन, देश के पैसे और हमारे अधिकारों की बहुत ही गहरी कहानी कहते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें फकीर मोहन विश्वविद्यालय के BBA पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री शामिल है, विशेषकर संविधान का आर्थिक इतिहास और व्यापार व मौलिक अधिकारों पर उनके विस्तृत नोट्स। और इसके साथ ही हम 1974 के एक बेहद ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के पन्ने पलटेंगे, गुजरात राज्य बनाम श्री अंबिका मिल्स। हाँ, और इसी के जरिए हम आर्टिकल 13 के साथ साथ ग्रहण का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और पृथक्करणीयता डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जैसे कानूनी सिद्धांतों का विश्लेषण भी करेंगे। देखिए, आज की इस चर्चा का जो मुख्य मिशन है वो ये समझना है कि जब कोई सरकारी कानून और हमारे मौलिक अधिकार आमने सामने आ जाते हैं तो अदालत में होता क्या है। क्या अदालतें उस खराब कानून को पूरी तरह से फाड़कर फेंक देती हैं या उसे सुधारने का कोई बीच का रास्ता निकालती हैं? और सबसे बड़ी बात ये समझना कि भारत का संविधान केवल वकीलों के लिए लिखी गई कोई नीरस किताब नहीं है। ये एक बेहद जीवंत, मतलब एक गहरा आर्थिक दस्तावेज है। मैं यहाँ श्रोताओं को स्पष्ट कर दूं कि हम इन स्रोतों में दी गई किसी भी राजनीतिक या वैचारिक सोच का ना तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही विरोध। जी बिल्कुल। हमारा उद्देश्य केवल उस कानूनी और आर्थिक तर्क को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है जो इन दस्तावेजों में दर्ज है। तो चलिए इस जटिल लेकिन बेहद रोमांचक विषय को खोलते हैं। ये कोई नीरस लेक्चर नहीं होने वाला है। इस विषय की गहराई वाकई हैरान करने वाली है। अक्सर जब हम कानूनों की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि नियम क्या है, लेकिन आज हम समझेंगे कि उन नियमों के पीछे की असली वजहें क्या थी। सही कहा। और ये बात हमें सीधे हमारे पहले और सबसे दिलचस्प मुद्दे पर ले जाती है, अनपेड एक्यूमुलेशन और अंबिका मिल्स का विवाद। इसे समझने के लिए हमें आज से कई दशक पीछे जाना होगा। कल्पना कीजिए 1950s के दशक के बॉम्बे की। जहां बॉम्बे अपने कपड़ा मिलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। हजारों मजदूर इन मिलों में काम करते थे और फिर 1953 में बॉम्बे लेबर वेलफेयर फंड एक्ट लाया गया। हाँ, और बाद में जब बॉम्बे राज्य का बंटवारा हुआ और गुजरात बना तो गुजरात सरकार ने 1961 में इस कानून में कुछ अहम संशोधन किए। और इस पूरे कानून के केंद्र में एक ही शब्द था, अनपेड एक्यूमुलेशन। आसान भाषा में कहें तो ये वो पैसा है जो किसी कर्मचारी का वेतन, बोनस या ग्रेच्युटी था, लेकिन किसी वजह से 3 साल बीत जाने के बाद भी उस मजदूर ने वो पैसा नहीं लिया। शायद वो मजदूर अपने गांव लौट गया हो, शायद उसकी मृत्यु हो रही हो, या वो अपनी रसीदें खो बैठा हो। इस स्थिति को अगर हम उस समय के नजरिए से देखें तो ये कोई छोटी रकम नहीं थी। हजारों मजदूरों का थोड़ा थोड़ा पैसा मिलकर कंपनियों के खातों में लाखों रुपए बन चुका था। और यहीं पर राज्य दखल देता है। राज्य का तर्क ये था कि ये पैसा कंपनियों का तो कतई नहीं है। बिल्कुल। राज्य ने नियम बनाया कि इस 3 साल से पड़े हुए पैसे को छोड़ी गई संपत्ति या अबैंडन्ड प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा। और फिर यह पैसा लेबर वेलफेयर बोर्ड के खाते में चला जाएगा। लेकिन प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती है ना? नहीं, बोर्ड इस पैसे को लेने के बाद एक व्यापक सार्वजनिक नोटिस निकालता है। अखबारों में इश्तिहार दिए जाते हैं, कारखानों में सूचियां लगाई जाती हैं, और ये प्रक्रिया पूरे 4 साल तक चलती है। मतलब मजदूर को अपना पैसा वापस मांगने के लिए कुल 7 साल का समय मिल रहा है। 3 साल कंपनी के पास और 4 साल वेलफेयर बोर्ड के पास। सटीक कहा। और अगर इन 7 सालों के लंबे इंतजार के बाद भी कोई दावा नहीं करता, तब जाकर राज्य इस संपत्ति को बोना वैकेंटिया घोषित कर देता है। बोना वैकेंटिया, ये शब्द सुनने में काफी भारी लगता है। ये दरअसल ब्रिटिश कॉमन लॉ का एक बहुत पुराना सिद्धांत है। इसका शाब्दिक अर्थ है लावारिस संपत्ति, ऐसा पैसा जिसका कोई स्पष्ट मालिक ना हो। और कानून के अनुसार जिस चीज का कोई मालिक नहीं होता उस पर देश की सरकार या राज्य का अधिकार हो जाता है। जी, और सरकार इस पैसे को लेकर मजदूरों के कल्याणकारी कोष में डाल देती है। देखा जाए तो ये बहुत ही नेक विचार लगता है। जैसे अगर हमारे पुरानी जीन्स की जेब में 10 रुपए मिल जाएं तो हम रख लेते हैं, लेकिन यहाँ बात करोड़ों रुपयों की थी जो कंपनियों के पास पड़े थे। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा कानूनी मोड़ आता है। श्री अंबिका मिल्स लिमिटेड, जो उस समय की बहुत बड़ी कंपनी थी, उसने इस कानून को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। कंपनी का तर्क बड़ा ही आक्रामक था। उनका कहना था कि ये कानून उनके संपत्ति के अधिकार
जो अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार था, और अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का हनन है। कंपनी का सीधा सवाल था कि राज्य उनका पैसा बिना किसी ठोस कानूनी आधार के कैसे छीन सकता है। तो अब देखने वाली बात यह थी कि क्या राज्य किसी प्राइवेट कंपनी के पास पड़ा हुआ पैसा, जो तकनीकी रूप से मजदूरों का था, उसे जनकल्याण के लिए ले सकता है? यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नजरिया अपनाया उसने इतिहास रच दिया। कंपनी बार बार अपने मौलिक अधिकारों की दुहाई दे रही थी, लेकिन कोर्ट ने पूछा कि क्या एक निगम या कंपनी एक नागरिक होती है? बिल्कुल। कोर्ट ने पुराने दस्तावेजों का हवाला दिया और स्थापित किया कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाले मौलिक अधिकार केवल प्राकृतिक नागरिकों के लिए हैं। एक कागज पर बनी कंपनी के पास इंसानों वाले मौलिक अधिकार नहीं हो सकते। मैं इसे एक दिलचस्प एनालॉजी के जरिए समझाना चाहूंगा। मान लीजिए कि मौलिक अधिकार एक खास वीआईपी पास की तरह हैं। एक ऐसा पास जो केवल इंसानों को मिलता है। हाँ, यह वीआईपी पास केवल जीवित इंसानों यानी नागरिकों के गले में लटक सकता है। कोई भी निर्जीव कंपनी ये वीआईपी पास नहीं पहन सकती। इसलिए अंबिका मिल्स अदालत में आकर ये दावा नहीं कर सकती कि उसके नागरिक अधिकार छीन लिए गए हैं, क्योंकि वो नागरिक है ही नहीं। तो ये बात तो साफ हो गई कि कंपनी के पास मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन अंबिका मिल्स के वकील भी कम नहीं थे। हाँ, उन्होंने एक नया और बेहद पेचीदा तर्क पेश किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मान लिया कि हमारे पास वो वीआईपी पास नहीं है, लेकिन ये लेबर वेलफेयर कानून नागरिकों यानी नागरिक नियोक्ताओं और कर्मचारियों के अधिकारों का तो उल्लंघन करता ही है। और अगर ये नागरिकों के अधिकारों का हनन करता है तो संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत ये कानून तो पूरी तरह से शून्य यानी वॉइड हो जाना चाहिए। और जो कानून शून्य हो गया वो तो मृत हो गया। फिर उस मरे हुए कानून के आधार पर सरकार कंपनी से पैसा कैसे मांग सकती है? ये तर्क इतना जबरदस्त था कि इसके लिए हमें संविधान के अनुच्छेद 13 की गहराइयों में जाना होगा। अनुच्छेद 13 असल में हमारा वो सुरक्षा कवच है जो सुनिश्चित करता है कि कोई कानून मौलिक अधिकारों को कुचल न सके। अनुच्छेद 13 का पहला हिस्सा उन कानूनों से निपटता है जो संविधान लागू होने से पहले बने थे। और नियम ये है कि अगर वे पुराने कानून आज के मौलिक अधिकारों से टकराते हैं तो वो शून्य माने जाएंगे। दूसरी तरफ इसका दूसरा हिस्सा राज्य को नया असंवैधानिक कानून बनाने से रोकता है। और यहीं से भारतीय न्याय व्यवस्था के सबसे दिलचस्प सिद्धांतों में से एक का जन्म होता है, ग्रहण का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। इस सिद्धांत का सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाता है तो वो पूरी तरह से मर नहीं जाता, वो वॉइड एब इनिशियो नहीं होता, बल्कि मौलिक अधिकारों की एक गहरी परछाई या उनका ग्रहण उस कानून पर पड़ जाता है। बिल्कुल, वो कानून सुप्त अवस्था में चला जाता है। हमारे स्रोतों में भिकाजी नारायण बनाम मध्य प्रदेश राज्य का जिक्र है जो 1955 का मामला है। हाँ, और मजेदार बात तो ये है कि इस केस में ठीक ऐसा ही हुआ था। 1947 में एक मोटर ट्रांसपोर्ट कानून बना था जिसने सरकार को एक अधिकार दे दिया था। और 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो नागरिकों को व्यापार करने का मौलिक अधिकार मिल गया। उस 1947 के कानून पर ग्रहण लग गया। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। 1951 में संविधान का पहला संशोधन हुआ जिसने राज्य को एकाधिकार की अनुमति दे दी। जैसे ही ये संशोधन हुआ उस कानून पर लगा ग्रहण हट गया। वो कानून अचानक फिर से जीवित हो उठा। मतलब कानून मरा नहीं था, बस सो रहा था। लेकिन कानूनी दुनिया में एक उलझन थी। पहले माना जाता था कि ये ग्रहण का सिद्धांत सिर्फ संविधान लागू होने से पहले के कानूनों पर लागू होता है। हाँ, ऐसा माना जाता था कि संविधान के बाद बने कानून तो पैदा होते ही मरे हुए होते हैं, उन पे ग्रहण नहीं लगता। लेकिन अंबिका मिल्स केस ने इस धारणा को जड़ से हिला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शून्य शब्द का मतलब ये नहीं है कि कानून इस ब्रह्मांड से ही गायब हो गया। सही कहा, जो कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है वो सिर्फ नागरिकों के लिए शून्य है। कंपनियों के पास तो वे अधिकार शुरू से ही नहीं थे, इसलिए उनके लिए वो कानून कभी शून्य हुआ ही नहीं, उन पर कोई ग्रहण लगा ही नहीं। कंपनियों के लिए वो कानून पैदा होने के पहले दिन से ही पूरी तरह लागू माना जाएगा। इसे भी हम एक एनालॉजी से समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि तेज बारिश हो रही है और ये बारिश वो असंवैधानिक कानून है। अब नागरिकों के पास मौलिक अधिकारों का छाता है। तो जब बारिश होती है वे छाता खोल लेते हैं और बच जाते हैं।
उनके लिए बारिश बेअसर है। लेकिन अंबिका मिल्स जैसी कंपनियों के पास वो छाता है ही नहीं, इसलिए वे बारिश में पूरी तरह भीगेंगी। कानून उन पर पूरी तरह से लागू होगा। ये एक बहुत ही स्पष्ट नजरिया था। अब इसी से जुड़ा एक और बेहद तार्किक सिद्धांत सामने आता है, पृथकरणीयता का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। यहाँ ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। सवाल यह है कि जब किसी लंबे चौड़े कानून का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा संविधान से टकराता है, तो क्या पूरी किताब ही फेंक दी जाती है? बिल्कुल नहीं। पृथकरणीयता का सिद्धांत कहता है कि अगर किसी विशाल पेड़ की एक टहनी सड़ गई है, तो पूरा पेड़ काटने की कोई जरूरत नहीं है। अदालत सिर्फ उस सड़ी हुई टहनी को, यानी उस असंवैधानिक हिस्से को काटकर अलग कर देती है। जी, और अगर उस हिस्से को हटाने के बाद भी बचा हुआ कानून काम कर सकता है, तो उसे बचा लिया जाता है। हमारे अध्ययन स्रोतों में इसके 2 क्लासिक उदाहरण हैं। पहला है 1951 का FN बलसारा केस, जो बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट मतलब शराबबंदी कानून से जुड़ा था। हाँ, जब ये मामला कोर्ट में गया तो अदालत ने पूरे शराबबंदी कानून को रद्द करने के बजाय सिर्फ उन असंवैधानिक प्रावधानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की जो नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रहे थे, और बाकी का पूरा कानून वैध रहा। दूसरा बेहतरीन उदाहरण 1957 का RMB चामरबाग वाला केस है। ये जुए को नियंत्रित करने वाले कानून पर था। कोर्ट ने जुए से जुड़े असंवैधानिक हिस्सों को काटकर अलग कर दिया, लेकिन स्किल गेम्स वाले हिस्से को सुरक्षित बचा लिया। इन फैसलों का सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि ये सिद्धांत विधायिका की मेहनत को बचाते हैं। अदालतें व्यवस्था को चलाने की कोशिश करती हैं, नष्ट करने की नहीं। बिल्कुल। तो अब तक हमने संपत्ति के अधिकार और अनुच्छेद 13 को देखा, लेकिन अंबिका मिल्स ने समानता के अधिकार यानी आर्टिकल 14 का भी बहुत जोरदार तरीके से इस्तेमाल किया। हाँ, उनका कहना था कि ये लेबर वेलफेयर फंड का कानून भेदभावपूर्ण है, क्योंकि ये 50 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों और सरकारी दफ्तरों को छोड़ देता है। लेकिन दूसरी तरफ ये ट्रामवे और मोटर ओमनी बस सर्विस को शामिल करता है। कंपनी का सवाल था कि क्या ये समानता के एकदम खिलाफ नहीं है? तो अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें, तो सुप्रीम कोर्ट का जवाब बहुत ही व्यावहारिक था। अनुच्छेद 14 समान कानूनों के संरक्षण की प्रतिज्ञा जरूर करता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हर कानून हर किसी पर समान रूप से लागू हो। विधायिका के पास उचित वर्गीकरण यानी रीजनेबल क्लासिफिकेशन का अधिकार है। और ये वर्गीकरण अंडर इंक्लूसिव भी हो सकता है, मतलब सरकार को एक ही झटके में सब कुछ लागू करने की जरूरत नहीं है। इस प्रशासनिक यथार्थ को समझना बहुत जरूरी है। बड़े कारखानों में रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होता है, इसलिए वहां से अनपेड पैसा वसूलना आसान है। लेकिन जरा सोचिए 50 से कम कर्मचारियों वाली छोटी दुकानों के बारे में। वहां से ये पैसा इकट्ठा करने का प्रशासनिक खर्च शायद उस पैसे से भी ज्यादा हो जाएगा। इसलिए प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये सीमा तय करना एक उचित वर्गीकरण था। और वो ट्रैमवे वाला तर्क, उसे भी अदालत ने अच्छे से समझाया। 1953 में बॉम्बे शहर में ट्रैमवे और मोटर सर्विस परिवहन की रीढ़ थे। उनमें बहुत बड़ी संख्या में लेबर फोर्स काम करती थी, इसलिए उन्हें शामिल करना तार्किक था। यहाँ कोर्ट ने साफ कर दिया कि आर्थिक नियमों के मामलों में वो विधायिका के काम में कम से कम दखलंदाजी करता है। क्योंकि अगर अदालतें हर नीतिगत सीमा पर रोक लगाने लगेंगी, तो सरकार के लिए कोई भी आर्थिक सुधार करना असंभव हो जाएगा। सही बात है। अब हम इस चर्चा के एक और बेहद दार्शनिक और महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गए। क्या कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने खुद के मौलिक अधिकारों को छोड़ सकता है? इसे कानूनी भाषा में अधित्याग का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर कहते हैं। ये सवाल 1959 के बशेश्वरनाथ बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर मामले में उठा था। मामला कुछ यूं था कि एक व्यक्ति पर टैक्स चोरी का आरोप था और उसने टैक्स विभाग के साथ एक समझौता कर लिया था। लेकिन बाद में पता चला कि जिस कानून के तहत जांच हो रही थी वो अनुच्छेद 14 के खिलाफ था। तो टैक्स विभाग ने कहा कि चूंकि आपने अपनी मर्जी से समझौता किया था, इसलिए आपने अपना समानता का अधिकार वेव कर दिया है, यानी छोड़ दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त नहीं कहा। भारत में कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को स्वेच्छा से छोड़ नहीं सकता। ये सवाल आम जिंदगी में भी उठता है कि ये नियम क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत जैसी विविधतापूर्ण और आर्थिक रूप से असमान सोसाइटी में मौलिक अधिकार केवल व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं है। ये एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए राज्य पर लगाम है।
अगर अधिकारों को छोड़ने की अनुमति दे दी जाए तो ताकतवर लोग कमजोरों पर दबाव डालकर उनके अधिकार छिनवा सकते हैं। बिल्कुल, संविधान कमजोर तबके को उनके खुद के गलत फैसलों या दबाव से भी बचाता है। ये समाज की सुरक्षा का ऐसा ढांचा है जिसे कोई अपनी मर्जी से तोड़ नहीं सकता। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? इस पूरे विश्लेषण से ये साफ है कि भारतीय संविधान केवल कुछ नियमों का पुलिंदा नहीं है। ये एक लचीला आर्थिक दस्तावेज है। अदालतें ग्रहण और पृथक करणीयता जैसे औजारों का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित करती हैं कि व्यवस्था चलती रहे। और जो मजदूरों का पैसा है वो अनपेड एक्यूमुलेशन जन कल्याण के कामों में लगे। और हमने ये भी समझा कि कंपनियां अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा जरूर है, लेकिन मौलिक अधिकारों के मामले में वे इंसानों की जगह नहीं ले सकती। एकदम सही। चर्चा के अंत में मैं एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जैसा कि हमने देखा, अगर कंपनियां नागरिक नहीं हैं और उनके पास मौलिक अधिकार नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे एक विशाल अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती हैं। और अगर राज्य लावारी संपत्ति या मजदूरी को बोना वेकेंटियां के रूप में जनकल्याण के लिए ले सकता है, तो जरा भविष्य के बारे में सोचिए। भविष्य में क्या होगा जब बात डिजिटल डेटा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उत्पन्न उस असीमित संपत्ति की होगी। हाँ, जिसका कोई स्पष्ट मानवीय मालिक नहीं है। जब कोई बड़ी टेक कंपनी एआई के जरिए भारी मुनाफा कमाती है, तो क्या भविष्य में राज्य उस असीमित डिजिटल डेटा को भी बोना वेकेंटियां मान लेगा? क्या राज्य उसे भविष्य की लावारिस संपत्ति मानकर अपने अधिकार में ले लेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय के आर्थिक और संवैधानिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल सकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें और सवाल पूछते रहें।